हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। दिस इज रिद्धि। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फाइनली आप लोगों के काफ़ी हद तक रिक्वेस्ट के बाद इन्वायरमेंट एजुकेशन की मैराथन क्लास लेके आई हूँ, जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को क्लियर आउट हो जाएंगे। कि अगर आप लोगों ने ये मैराथन क्लास कर ली दोस्तों, कल का पेपर में यानी कि 10 तारीख को जो आपका एग्जाम है वो काफ़ी हद तक आपके लिए अच्छा जाएगा। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं लाइक शेयर नहीं बोलूँगी दोस्तों, तो इसलिए पहले ही बोल दे रही हूँ कि वीडियो अगर पसंद आएगी तो ऑब्वियस ही बात है आप लोग लाइक शेयर करेंगे। अदरवाइज आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो उसका अपडेट आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अभी तक अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोग रिद्धि ऑफिशियल जोन सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे और आप लोग वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोगों की हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे प्रोवाइड करी गई, जिससे काफ़ी हद तक आप लोगों को बेनिफिशियल होगा। दोस्तों, आप लोगों की इस पीडीएफ में यानी कि जो आपकी पीपीटी यहाँ पे रेडी करी गई है, कोशिश किया गया है कि जितनी सिंपल लैंग्वेज में आप लोग के नोट्स रेडी करे हैं उसके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिरकार इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण होता क्या है। आखिरकार ये जो इन्वायरमेंट है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों ये वर्ड आपका आया कहाँ से। तो जैसे आपको पता है दोस्तों, जो आपका इन्वायरमेंट है वो आपका एक फ्रेंच वर्ड से आया है, इन्वायरनर से, जिसका मतलब आप लोग बोल सकते हैं इन सर्कल या फिर सराउंडिंग। हिंदी में आप लोग ये बात लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं तो हिंदी में आप लोगों का जो ये पर्यावरण शब्द है वो आपका आया है परि प्लस आवरण, यानी आप लोगों का सिंगल शब्द आप लोग बोल सकते हैं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लेक्स में ये लिख सकते हैं। अदरवाइज आप लोग ये बात लिख सकते हैं कि परि प्लस आवरण, यानी कि आपके दो शब्द से मिलकर आपका ये बना है पर्यावरण, परि प्लस आवरण, राइट। यानी इसका अर्थ क्या होता है, चारों तरफ। इंग्लिश में आप लोग बोल सकते हैं इन सर्कल या फिर आपका आ जाएगा सराउंडिंग। सिंपल वे में अगर मैं आप लोगों को एनवायरनमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे शो करूंगी तो दोस्तों आप लोग ये बोलेंगे कि कोई भी चीज़ जो हमारे चारों तरफ हो, चाहे वो आपकी लिविंग से हो सकता है, नॉन लिविंग से हो सकता है, तो वो सब हमारी क्या कहलाती है, पर्यावरण। जैसे कि अगर आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे हो गए या फिर जितने भी आपके या तो एलिफेंट्स आ गए या फिर आपके कार हो गई एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, आपकी कहलाती है इन्वायरमेंट, जो हमारी आसपास में और जो हमारे चारों तरफ रहती हैं, राइट। इसकी डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, जो कि आपके वुडवर्थ के अकॉर्डिंग दी गई है कि इन्वायरमेंट कवर ऑल द आउटसाइड फैक्टर दैट हैव एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल सिंस ही बिगिन लाइफ। सिंपल शब्दों में आप लोगों को बताया गया है कि जो आपका पर्यावरण है वो आपके सारी बाहरी कारक से शामिल करता है, जिसमें आपके जितने भी आपके आउटसाइड फैक्टर होते हैं, जबकि आपकी लाइफ स्टार्ट होने के बाद से लेके क्या करने लगता है, एक इंसान के लाइफ में वो कार्य करने लग जाता है। सिंपल वे में अगर दूसरा एक डेफिनेशन अगर आप पर्यावरण का जानेंगे कि जो हमारे चारों तरफ है, उसके जो हमारे चारों सराउंडिंग में है, चाहे वो आपके एनिमल के साथ हो या ह्यूमन बींग के साथ हो, वो क्या करते हैं, आपस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। तो जो आप उनका सराउंडिंग को आप लोग क्या बोलेंगे, हम लोग पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट बोलते हैं। आगे देख लेते हैं, आप लोगों का इन्वायरमेंट जो होता है वो दो तरीके का होता है, नेचुरल और मैनमेड इन्वायरमेंट, यानी कि प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण आपके दो तरीके के होते हैं। तो जो आपका नेचुरल इन्वायरमेंट में आता है, हमारे सराउंडिंग में आप लोगों का नेचुरल मैनमेड दो आप लोग जरूर लिखिएगा। नेचुरल एनवायरनमेंट में दोस्तों आप लोगों के सारे जितनी भी चीज़ें नेचर से यानी कि प्रकृति से रिलेटेड होती है वो सारी चीज़ें ऐड होती हैं। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गए, मिनरल्स हो गए, सनलाइट, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपके नेचुरल इन्वायरमेंट में। दूसरी तरफ आपका आता है मैनमेड इन्वायरमेंट, यानी कि मानव निर्मित जो आपका पर्यावरण होता है। तो इसमें वो इन्वायरमेंट आता है जो किसके द्वारा, ह्यूमन के द्वारा क्रिएट की गई होती है, वो आपका मैनमेड इन्वायरमेंट होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे कि आप लोगों के ह्यूमन के द्वारा, जैसे कि कोई भी विलेज बनाया गया हो, टाउन या सिटी हो गई, कोई भी बिल्डिंग खड़ी करी जाती है, तो वो सब मानव के द्वारा यानी कि ह्यूमन के द्वारा बनाई गई होती है। ट्रांसपोर्ट हो गया, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके मानव के द्वारा यानी ह्यूमन के द्वारा बनाई गई होती है तो वो आपकी मैनमेड इन्वायरमेंट कहलाती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं, तो जैसे आपके यहाँ पे देख लेंगे लंबी लंबी बिल्डिंग हो गए, आपके फ्लैट्स हो गए, तो ये सब की चीज़ें आपकी मैनमेड में आ जाएंगी। और नेचुरल यानी प्राकृतिक चीज़ें वो होती हैं जो नेचर के द्वारा होती है, यानी नेचर से आई होती है।
नेक्स्ट आप लोगों को आता है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण के घटक पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको एनवायरनमेंट की मीनिंग के साथ उसके कंपोनेंट आप लोगों के पूछे जाते हैं, उसके टाइप्स भी आप लोगों को एक्सप्लेन करने होते हैं, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो दोस्तों कंपोनेंट जो होता है वो हमारे दो तरीके का होता है, यानी कि दो कैटेगरी में उसे डिवाइड किया गया है। पहला आता है आपका बायोटिक एनवायरनमेंट यानी कि जैविक पर्यावरण, और दूसरा आता है आपका अबायोटिक एनवायरनमेंट यानी अजैविक पर्यावरण। जो आपके दोस्तों अबायोटिक होता है, अबायोटिक का मतलब आप लोग यहाँ पे दूसरा नाम भी लिख सकते हैं कि जो अबायोटिक और बायोटिक में आपका, बायोटिक को आप लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, दूसरा नाम आप लोगों को यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म से जाना जाता है, और आपका अबायोटिक जो होता है वो नॉन लिविंग होते हैं, राइट। तो आप लोग इन दोनों का अदर नेम पहले ये भी चीज़ें लिख सकते हैं कि बायोटिक इज ऑल्सो नोन एज लिविंग एंड अबायोटिक इज ऑल्सो नोन एज नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट। यहाँ पे बायोटिक कॉम्पोनेंट और आपका सबसे पहले देखेंगे तो दोस्तों बायोटिक का क्या मतलब होता है, जितने भी आपके लिविंग कॉम्पोनेंट है, यानी जिसमें आपके कोई भी कंपोनेंट में क्या होते हैं, जान होता है, जिसमें जान होती है, जैसे कि आपके प्लांट्स हो गए, आपके एनिमल्स हो गए, राइट, फॉरेस्ट हो गया, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, तो ये सब जितने भी चीज़ें होती हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक बोलेंगे। यानी सिंपल शब्दों में आप बोलेंगे कि जिस चीज़ में कोई भी ऐसी थिंग जिसमें जान होती है वो आपके बायोटिक में आती है। दूसरी तरफ अबायोटिक यानी नॉन लिविंग जो कंपोनेंट होते हैं, इसमें आप लोगों के क्या होते हैं, जिसमें जान ना हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आपके अबायोटिक। एग्जाम्पल आपका आ गया एयर हो गया, ये वाटर, टेम्परेचर, क्लाउड, वाटर वेपर, यानी कि आपका तापमान, बादल, जल वाष्प, ये सब चीज़ें किस में शामिल होती हैं, आपके अजैविक पर्यावरण में, राइट। तो आप लोग देख सकते हैं इन्वायरमेंट की डेफिनेशन बता दी, इसके दो तरीके के कंपोनेंट मैंने आपको बता दिए, बायोटिक जिसमें जान होती है, और अबायोटिक यानी कि आप लोग की जिस चीज़ में जान नहीं होती उसे हम अबायोटिक बोलते हैं। टेबल हो गया, चेयर हो गया, आप लोग एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हैं, अबायोटिक में भी टेबल, चेयर जिसमें जान आप लोगों की नहीं होती है। तो ये आपके होते हैं कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आप लोगों का आ जाता है स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि आप लोग टाइप्स भी बोल सकते हैं कि अगर आपके एग्जाम में टाइप्स भी पूछे जाते हैं स्कोप के नाम से तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन भी थी, तो टाइप्स भी आ जाएगा, तो आप यहाँ लिख लीजिएगा टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे 4 तरीके का आपको बताया गया है। द एनवायरनमेंट कंसिस्ट 4 सेगमेंट। पहला आपका आता है एटमॉस्फेयर यानी वातावरण के बारे में, दूसरा हाइड्रोस्फेयर होता है जलमंडल, लिथोस्फेयर आपके स्थल मंडल से होता है, और बायोस्फेयर आपका होता है जीव मंडल। तो ये 4 जो होते हैं ये आपके किसके, पर्यावरण के प्रकार बताए गए हैं। दोस्तों एटमॉस्फेयर में हम लोग क्या होता है, एटमॉस्फेयर में हम लोग ये कवर करेंगे जितने भी गैसेस होती हैं, वेपर्स होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं ना, ये हम सबको क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमारी आपके एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। हाइड्रोस्फेयर में आप लोगों को नॉर्मली अगर देखेंगे तो हाइड्रोस्फेयर में आप लोगों को वाटर से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आती हैं। लिथोस्फेयर आपका नेक्स्ट आ जाता है, तो लिथोस्फेयर इसमें आपके जितने भी रॉक्स एंड मिनरल्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें किस में आती है, आपकी लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल में आती है। अब आता है आपका बायोस्फेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का बायोस्फेयर ही है दोस्तों, क्योंकि बायोस्फेयर में आपको क्या है कि ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि आपका एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर, इन तीनों का आपका कॉम्बिनेशन होता है, और इन तीनों को मिलाकर एक नया कंपोनेंट बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फेयर। तो याद रखिएगा सिंपल शब्दों में कि तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपका किसका क्या कहलाता है, इनके कंपोनेंट, एक नया कंपोनेंट हमारा बायोस्फेयर कहलाता है। तो चलिए सिंपली वे में हम लोग इसे जान लेते हैं। एटमॉस्फेयर अगर हम लोग सिंपल वे में बताएंगे, द एटमॉस्फेयर इम्प्लाइज द प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि एटमॉस्फेयर में आप लोगों की क्या क्या जितनी भी हमारी गैसेस होती हैं या फिर आपके कोई भी चीज़ें पार्टिकल्स होती हैं, तो ये सब किस में आते हैं, हमारे वायुमंडल में आते हैं, जो कि पृथ्वी के चारों ओर गैसेस जो होती हैं, राइट। उसके बाद हाइड्रोस्फेयर, जो कि आपकी पृथ्वी पे जितने भी अलग अलग तरीके के आपके वाटर बॉडीज हैं तो वो आपके हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। थर्ड वन आता है आपका लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल। इसमें आपके अर्थ में अलग अलग तरीके की क्या होती हैं, आपकी सॉइल और रॉक्स होती हैं, यानी कि चट्टानें पाई जाती हैं। तीसरा बायोस्फीयर में है। तो सिंपल शब्दों में अगर आप लोग बोलें कि आखिरकार ये बायोस्फीयर क्या है, तो दोस्तों अगर आप लोग को मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर इंक्लूड करेंगे ये बीच में आप लोग का यहाँ पे बायोस्फीयर है, राइट। तो ये मैंने आपको बताया कि तीनों चीज़ों से मिलकर, यानी कि आपका एटमॉस्फेयर, आपका हाइड्रोस्फीयर और आपका
लिथोस्फीयर। तो ये तीनों चीज़ों से मिलकर आपका क्या बनता है, एक नया कंपोनेंट जो कि होता है बायोस्फीयर। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, पूरी लाइफ आपकी पानी में भी नहीं हो सकती, और ना ही पूरी लाइफ आपकी एटमॉस्फेयर के ऊपर भी नहीं होगी, और ना ही पूरी लाइफ आपकी किस पे, लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल के ऊपर भी नहीं होगी। इसलिए इन तीनों का कुछ ऐसा हिस्सा यानी कुछ ऐसा पार्ट होगा जहाँ पर लाइफ क्या होगी, एग्जिस्ट नहीं करती होगी। तो लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करेगी, जहाँ पर तीनों कंपोनेंट जो भी हमारे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर हैं, इनका कॉम्बिनेशन होगा, वो हम उसे क्या बोलेंगे, हम लोग सिंपल वे में उसे बोलेंगे बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल। आई होप अच्छे से आप लोगों को दोस्तों ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग इकोसिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का ये आपका आएगा, इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। तो इकोसिस्टम में सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा इकोसिस्टम है यानी कि पारिस्थितिक जो शब्द आया था, वो सबसे पहले किसके द्वारा यहाँ पे बोल सकते हैं आप लोग रचा गया था या फिर गढ़ा गया था। तो वहाँ पे बताएंगे द इकोसिस्टम वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय ए.जी. तांसले। ये आप लोगों के वेरी शॉर्ट में भी काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखिएगा दोस्तों कि इकोसिस्टम किसके द्वारा कॉइन किया गया था। तो ए.जी. तांसले, जो कि 1935 में किया गया था। राइट, तो ये आप लोग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इकोसिस्टम यानी कि आप लोगों का पारिस्थितिक एक तरीके से वो कड़ी होती है जिसमें आपके बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या करते हैं, आपस में इंटरैक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप लोग देखें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर आप लोग बोल सकते हैं दोस्तों, तो इकोसिस्टम क्या करता है यानी पारिस्थितिक क्या करता है कि वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें नेचर का कुछ आप लोगों के यहाँ पे बायोटिक हो जाएंगे और कुछ आपके अबायोटिक दोनों कंपोनेंट होते हैं। दोनों क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे और ये आपस में क्या करते हैं, प्रकृति को बैलेंस करने में यानी कि प्रकृति को, नेचर को बैलेंस रखने का काम आपका क्या करती है, इकोसिस्टम कहलाती है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे डायग्राम भी देख रहे हैं दोस्तों, तो पिक्चर में आप लोग ये चीज़ गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो आपका यहाँ पे सन देखेंगे या फिर आपका एनिमल्स आ रहे हैं या फिर आपके पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब की सब चीज़ें आपकी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं। जैसे अगर आप लोगों ने पेड़ पौधे को देखा होगा, इंसान भी इन सारी चीज़ों में आ जाएंगे। तो इंसान अगर करता है तो पेड़ों से उन सबको कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि यहाँ पे इन्वर्स यानी कि हो जाता है आपस में रिलेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले लेता है, वो आपका पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड इंसान के द्वारा मिल जाता है और ऑक्सीजन आपको पेड़ों के द्वारा मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेट करती हैं, तो ये आपकी क्या कहलाएंगी, इकोसिस्टम कहलाती हैं। डेफिनेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग अमंग देमसेल्फ एंड विद इन्वायरमेंट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि जो आपकी जितने भी आपके जीवों को वो समूह जो आपस में और पर्यावरण के साथ क्या करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं, तो वो आपका पारिस्थितिक रूप तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के रूप में जाना जाता है। चाहे वो आपके कोई भी पेड़ हो, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे पे क्या होते हैं, ये सब निर्भर होते हैं, जो कि क्या करते हैं, आपके एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, इंटर रिलेट या इंटर रिलेटेड भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या करते हैं, इकोसिस्टम को बनाते हैं और ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस बना के रखती है और हमारे इकोसिस्टम में भी क्या करते हैं, ये बने रहते हैं। आगे इसका देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के आपके यहाँ पे बताए गए हैं। पहला होता है आपका नेचुरल यानी कि प्राकृतिक इकोसिस्टम और दूसरा होता है आपका मैनमेड, जिसे आप लोग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के नाम से भी जान सकते हैं। पहला आप लोगों का नेचुरल इकोसिस्टम देखेंगे दोस्तों, इसके अंदर आपके दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। दो तरीके से इन द सेंस आप लोग ये सिंपल वे में बोल सकते हैं कि आप लोगों का जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो आपका आता है पहला टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में और दूसरा आता है आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होता है दोस्तों, यानी कि वो इकोसिस्टम होता है जो कि लैंड से यानी कि ज़मीन पे जितने भी रहने वाले चीज़ें होती हैं वो आपकी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहलाती है। एग्जांपल के तौर पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। तो ये सारी चीज़ें, या फिर आप गार्डन भी बोल सकते हैं। तो ये फोर्थ एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं गार्डन। गार्डन भी आपका एक तरीके से लैंड या फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आता है। दूसरा आपका आता है एक्वेटिक, यानी कि आप इसे बोल सकते हैं वाटर, जो पानी पर रहते हैं वो आपका क्या होता है, वाटर इकोसिस्टम के पार्ट में आता है। एक्वेटिक में आपकी बर्ड भी हो सकती है, ठीक है, जैसे वाटर इकोसिस्टम के साथ साथ आपके कुछ एसोसिएटेड भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे किंगफिशर होता है तो वो आपके एक्वेटिक बर्ड का अगर
ऐड करते हैं, उनको पकड़ने का काम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें किंगफिशर भी आपका किस में आ जाता है, आप लोगों का एक्वेटिक इकोसिस्टम में। यहाँ पे आपको बताया गया है कि यहाँ पे कुछ क्लासिफाइड में यानी कि कुछ इनके अलग अलग मात्रा में 2 प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है। पहला होता है आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जिसमें आप लोगों के आते हैं जो कि ताज़ा पानी बोल सकते हैं आप लोग। इसमें आपकी जितनी भी रिवर हो गई, आपकी जितनी भी आपके यहाँ पे स्ट्रीम्स हो गए, ये किस में आ जाते हैं, आप लोगों के फ्रेश वाटर में। दूसरा आपका आता है स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम, जिसमें आपके पॉन्ड्स, लेक, ओशन, तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, आपके इकोसिस्टम का एक पार्ट होती है। दूसरी तरफ आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया होगा नाम से कि मैनमेड, यानी कि आपको पता चल गया कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एक तरीके से किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, मैन के द्वारा, यानी कि उन्हीं के द्वारा यहाँ पे बनाए रखा होता है। जैसे कि आपके क्रॉपलैंड हो गए, गार्डन हो गए, तो गार्डन भी एक तरीके से किस में आ जाता है, आपका मैनमेड इकोसिस्टम में। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोग के कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम यानी कि पर्यावरण के कुछ जो घटक बताए गए हैं आप लोगों के, तो इसमें दोस्तों आप लोगों के 2 मेजर कंपोनेंट बताए गए हैं। बायोटिक यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स के नाम से, यानी जैविक बोल सकते हैं। अबायोटिक यानी अजैविक घटक। बायोटिक कंपोनेंट में, जैविक घटक में दोस्तों आप लोगों के जो पॉइंट आते हैं, इसमें आप लोगों के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि हमारे इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक आपका क्या होता है, समुदाय बना होता है, वो आपका बायोटिक कंपोनेंट कहलाता है। राइट, इसमें आप लोग के प्रोड्यूसर आ जाएगा। जैसे कि आप उसे एग्जांपल के तौर पे आपके प्रोड्यूसर आ गया। प्रोड्यूसर में क्या होता है कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि इसे ऑटोट्रॉप्स कह सकते हैं। दूसरा आपका आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर में जाने कि जो उनको खाते हैं। थर्ड वन इज अ डीकम्पोजर। डीकम्पोजर क्या होता है दोस्तों, जो मरने के बाद सबको क्या करता है, डीकम्पोज करके दोबारा से मिनरल के फॉर्म में ले आते हैं। अदरवाइज नहीं तो यहाँ पे जो आपकी साइकिल चलती है वो वापस से नहीं बनेगी। यानी ये एक तरीके से आप डीकम्पोजर बोल सकते हैं कि एक साइकिलिक फॉर्म में होने वाली डीकम्पोजर होना क्या होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये आपका आ जाएगा डीकम्पोजर में। अब आ जाता है आपका अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट में। तो इसमें आपके फिजिकल एंड केमिकल दोनों इकोसिस्टम होते हैं, जिसमें क्या बताया गया है कि पारिस्थितिक तंत्र के निर्जीव घटक यानी भौतिक या रासायनिक समूह रूप से एक समुदाय का निर्माण करते हैं। यानी कि आप लोग का क्या करते हैं, किसी भी एक तरीके से ग्रुप का यहाँ पे निर्माण किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे आप लोग को यहाँ पे जलवायु बता दिया, सॉइल, वाटर, एयर, न्यूट्रिएंट्स, तो ये सारी चीज़ें आप लोग के अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। अब आ जाता है आप लोगों का फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। दोस्तों फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में क्या होता है कि एक तरीके से जो आपके पारिस्थितिक तंत्र में किस तरीके से कार्य करता है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है कि द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम इज टू अलाउ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। फ्लो ऑफ एनर्जी में जैसे कि आप लोग जानते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी में आप लोगों का लाइक फूड चेन हो गया, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है कि क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ पे आपके जो पॉइंट्स हैं, एनर्जी एंड मटेरियल फ्लो भी बोल सकते हैं। तो इसमें आप लोगों का आ जाएगा फूड चेन यानी कि आपकी खाद्य श्रृंखला इंक्लूड होती है। फूड वेब हो गया, इकोलॉजिकल पिरामिड भी बोलते हैं, फूड पिरामिड भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपके इकोसिस्टम के एनर्जी एंड मटेरियल फ्लो में। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शन 3 तरीके के आपको बताए गए हैं। प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन में जो आपका होता है, तो यहाँ पर आपको बताया कि कोई भी तरीके का फोटोसिंथेसिस का निर्माण हो, यानी कि जो अपना खाना किसके द्वारा बनाता हो, अपने फोटोसिंथेसिस के द्वारा। सेकेंडरी फंक्शन यहाँ पे बताया गया है कि वो सारे कार्य जो कि किसके द्वारा भोजन के रूप में ऊर्जा से यानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आपका एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। राइट, आपके खाने के द्वारा यहाँ पे एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और टर्शरी में आपके जितने भी डेड सिस्टम होते हैं यानी डीकम्पोज्ड, ये सारी चीज़ें आपकी शामिल होती हैं। तो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम आई होप अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, फूड चेन एंड फूड वेब। ये आपका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, जो आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा दोस्तों, चाहे आपके लॉन्ग में आएगा या तो शॉर्ट में ज़रूर पूछा जाता है। फूड चेन और फूड वेब सिंपल वे में तरीके से हम लोग समझ लेते हैं कि आखिरकार फूड चेन और फूड वेब होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे फूड चेन के बारे में, उसके बाद फूड वेब इससे कनेक्ट होता है, इसलिए इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। तो फूड चेन जैसे कि आप लोग यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं। फूड चेन की अगर सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे आप लोगों को दे रखी होगी, तो आप लोगों का बताया सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन ईच अदर एज सोर्स ऑफ फूड। यानी कि एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि जो फूड चेन होता है वो एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, फीड करेगा यानी कि खाएगा।
डेफिनेशन है फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इन वन वे प्रोसेस द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच द एनर्जी फ्लो इज नोन एज, आपका आता है यहाँ पे फूड चेन। यहाँ पे आप लोगों को बता रखा है दोस्तों, जो आप लोगों की डेफिनेशन में आप लोगों को शो किया गया है, यानी कि फूड चेन जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका ग्रास आ गया, राइट। तो ग्रास को कौन खाएगा? आपका ग्रास होपर। और ग्रास होपर में आपको, तो ग्रास होपर से आपका नेक्स्ट कौन खाएगा? उसको ग्रास होपर आपका आ जाएगा, यानी कि ग्रास होपर को मेंढक खाएगा, और मेंढक को नेक्स्ट आपका यहाँ पे स्नेक खाएगा। और जैसे ही आप लोगों का स्नेक हो गया, तो स्नेक जो आपका आता है, उसके बाद स्नेक को कौन खा लेगा? वो आपका ईगल। और लास्ट में आपका आता है कि एट दी एंड जब ईगल की डेथ हो जाएगी तो उसका डीकम्पोज हो जाएगा। तो एक तरीके से ये फूड चेन रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, डीकम्पोजर में ये पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना डीकम्पोज हुए आपकी फूड चेन की ये प्रक्रिया वापस से नहीं चलती है। इसलिए डीकम्पोजर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मरने के बाद, यानी कि अगर ईगल की डेथ हो जाती है तो उसको डीकम्पोज हो जाएगा, उसके जितने भी मिनरल फॉर्म में वो चेंज हो जाता है, तो वो वापस से क्या करेगा? एक तरीके से साइकिल इसी तरीके से बनती जाएगी। तो ये आपका डीकम्पोजर में हो गया। आप लोगों को यहाँ पे जैसे अगर आप लोग देख लिए यहाँ पे इजी वे में कि डेफिनेशन में आपको बताया है कि ग्रास किसको खाएगा? आप लोगों को ग्रास होपर ग्रास को खा लेगा, स्नेक आपका ग्रास होपर को खा लेता है, और इस तरीके से आपकी एक फूड चेन बनती रहती है। ये जितने भी लेवल होते हैं, ये जो आपका क्या करते हैं कि ये जो एक दूसरे को फीड किया जाता है, ये सब क्या करते हैं? फूड चेन आपस में बना रहे होते हैं। जो यहाँ पे क्या करते हैं? एक दूसरे को ये लोग खाते हैं, ये फूड चेन बनाते हैं। हर एक स्टेप में एक तरीके से आप लोगों का यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल भी कह सकते हैं। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल के अकॉर्डिंग बोलेंगे, तो जो ये ग्रास है, ये आपका क्या हो जाएगा? प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल माना जाएगा, और ईगल आप लोगों का 5th लेवल माना जाएगा ट्रॉपिक लेवल के अकॉर्डिंग में। फूड चेन को अभी आगे ब्रीफली में और भी पॉइंट से समझेंगे। सबसे पहले फूड वेब की डेफिनेशन समझ लेते हैं दोस्तों। इन द इकोसिस्टम वेरियस फूड चेन कंबाइन टू फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड अ फूड वेब, यानी कि हमारे इकोसिस्टम में जितने भी अलग अलग तरीके के फूड चेन होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं? उनका एक आपस में एक नेटवर्क को जोड़ देते हैं, जो कि हमारा फूड चेन फूड वेब कहलाता है। फूड वेब यानी कि जो कि फूड चेन आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, उनका एक आपस में नेटवर्क बन जाता है, और उस नेटवर्क को हम फूड वेब कहते हैं। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं वेब यानी जाल बना लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे फिगर देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ग्रास होपर जो होता है, ग्रास होपर क्या करेगा? आपको वो ग्रास होपर को कौन खाएगा? मेंढक, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ग्रास होपर को सिर्फ मेंढक ही खा सकता है, उसको क्या कर सकते हैं आप लोग? यहाँ पे चेंज भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बता रखा है कि जो अगर आप लोगों का ग्रास होपर है, वो फ्रॉग को खाता है, ठीक। और जब क्या कर लेगा? स्नेक क्या करता है? वो आप फ्रॉग को खाता है, और जब स्नेक फ्रॉग को खा लेगा, तो स्नेक को कौन खा लेगा? वुल्फ खा लेता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, यानी वुल्फ बोल या ईगल बोल लीजिए आप लोग, तो ईगल खा लेते हैं, लेकिन स्नेक का और भी लोग खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्नेक को सिर्फ 2 ही लोग, यानी कि या तो आपका ईगल खाएगा या फिर वॉल्फ, ये सभी खाएंगे। बल्कि क्या कर सकते हैं आप लोगों को? यहाँ पे स्नेक को ईगल भी खा सकता है, और आपको यहाँ स्नेक अगर आ जाएगा तो वुल्फ भी खा सकता है। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि फूड चेन में इंटरकनेक्शन भी होती है, इसीलिए उसको फूड वेब कहा जाता है। एग्जाम्पल अगर सिंपल एक और दे देती हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका कोई भी प्लांट होता है, तो प्लांट को आप लोगों को सिर्फ नहीं ग्रास होपर खाएगा, बल्कि उसमें से बटरफ्लाई क्या करेगी? अपना नेक्टर ले लेती है। तो यही एक सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरी तरफ क्या करेगा? आपका ग्रास होपर भी प्लांट को खाता है। तो ये सब क्या होते हैं? एक तरीके से फूड चेन, यानी कि फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं, जिससे फूड वेब होता है, ठीक है। फूड चेन में आप लोगों का सिंपली एक दूसरे को यहाँ पर एक दूसरे से डिपेंड होते हैं, एक दूसरे पर खाना डिपेंड होता है। फूड वेब होता है कि एक इंसान को ज़रूरी नहीं है कि एक ही इंसान खा सकता है, यानी कि कोई दूसरा एनिमल ही खाएगा, बल्कि और भी लोग उसे खा सकते हैं। तो ये होता है आपका फूड वेब। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका फूड चेन में आपके 3 तरीके के लेवल बताए गए थे। ट्रॉपिक लेवल आप लोग बोल सकते हैं आपके खाद्य श्रृंखला में, जिसमें आपका आता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, और तीसरा आता है आपका डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया डिटेल में दोस्तों, सबका सेम ही होता है कि प्रोड्यूसर में आपका इंक्लूड हो जाएगा कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं। यानी जैसे आपको बोल सकते हैं कि ग्रीन प्लांट हो गया, ग्रीन प्लांट आपके प्रोड्यूसर में आ जाएंगे। ये लोग अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा आप लोग बोल सकते हैं। यानी सनलाइट से प्रोड्यूसर अपना फूड बनाता है, और किसके द्वारा?
बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये आपके प्रोड्यूसर में आएगा। सेकेंड आपका हो जाता है कंज्यूमर, यानी कि जो उन्हें खाते हैं, तो इसमें भी आपके 3 तरीके के हो जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो इनमें क्या होता है, तीनों अलग अलग तरीके से इसके द्वारा भोजन बनाए जाते हैं और भोजन को क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। तीसरा आपका आ जाता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर यानी कि अपघटक, जैसे कि मैंने आपको सिंपल वे में बताया था दोस्तों। तो इसमें आप लोगों को जो खाने को क्या करता है, डिकम्पोज करता है, यानी कि उनके ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करता है, धीरे धीरे डिकम्पोजर करता जाता है। तो ये आपके 3 लेवल इसमें आ जाते हैं। प्रोड्यूसर, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा, प्रोड्यूसर में मैंने बताया आप लोगों को कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। आप लोग ये पॉइंट लिख सकते हैं कि प्रोड्यूसर मेक देयर ओन फूड। दूसरा है कि ग्रीन प्लांट यूज एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रिपेयर फूड, यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन तैयार करने के लिए किससे, सन से उनकी एनर्जी, यानी कि सन से वो एनर्जी को यूज़ करते हैं। प्रोड्यूसर आर ऑन द बॉटम ऑफ द फूड चेन। जो प्रोड्यूसर होता है वो हमारे फूड चेन में क्या होता है, प्रोड्यूसर सबसे नीचे होता है, याद रखिएगा, फूड चेन में। उसके बाद दूसरा आता है आपका कंज्यूमर। कंज्यूमर में आप लोग का ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट मेक देयर ओन फूड, क्योंकि ये क्या करते हैं, जितने भी जीव होते हैं अपना खाना खुद नहीं बनाते, जबकि प्रोड्यूसर में वो लोग अपना खाना खुद बनाते हैं। Another terms for heterotrophs is consumer because they consume, याद रखिएगा, प्रोड्यूसर को आप लोग ऑटोट्रॉप्स के नाम से भी जान सकते हैं। तो प्रोड्यूसर में आप ऑटोट्रॉप्स भी लिख सकते हैं और कंज्यूमर में आपका आ जाएगा हीटरोट्रॉप्स। तो ये 2 नाम आप लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख सकते हैं ब्रैकेट में, राइट। तो इसमें आ जाएगा आप लोगों का कि जो आपके हीटरोट्रॉप्स में बिकॉज दे कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू लिव, यानी कि जितने भी जीने के लिए अलग अलग जीव होते हैं वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, वो उपयोग करते हैं। आपके 3 तरीके के यहाँ पे कंज्यूमर बताए गए हैं। लाइक फर्स्ट आपका हार्बीवोरस आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाता है कार्निवोरस और उसके बाद ओमनीवोरस। ये आपके कंज्यूमर में 3 लेवल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में, यानी फूड चेन का कुछ ऐसे लेवल। ऑटोट्रॉप्स मैंने आपको बता दिया। अब हार्बीवोरस में क्या होते हैं दोस्तों, कि वो जंतु जो पेड़ पौधों को खाते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट होते हैं, ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं, यानी इन्हें शाकाहारी भी बोल सकते हैं, जैसे आपके कीड़े हो गए या फिर आपके पक्षी हो गए कोई भी, तो ये सब किस में आ जाते हैं, आपके हार्बीवोरस यानी शाकाहारी में। दूसरा होता है कार्निवोरस। कार्निवोरस यानी कि आपके मांसाहारी में आते हैं, जो क्या करते हैं, शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, जैसे आपके मेंढक हो गए, डॉग को भी आप यानी कुत्ते को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सब किस में आ जाता है, कार्निवोरस, इसे मांसाहारी में चीज़ों में इंक्लूड किया जाता है। अब आता है ओमनीवोरस यानी कि सर्वाहारी। इसमें क्या होता है कि इसमें जितने भी जीव जंतु होते हैं वो आपके पेड़ पौधे को भी और जंतु दोनों को खाते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, आप लोगों के शाकाहारी भी माने जाते हैं और आपके मांसाहारी भी, यानी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही माने जाते हैं। जैसे आप लोगों का यहाँ पे भालू बोला जा सकता है, पिग हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी ओमनीवोरस में आती है, राइट। नेक्स्ट आप लोगों का डीकम्पोजर का पॉइंट यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। डीकम्पोजर में बोला है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर एबल टू ब्रेक डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर पार्ट, यानी कि जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, यानी कि छोटे छोटे और बड़े भागों में उसे क्या करते हैं, उसे तोड़ देते हैं। डीकम्पोजर रिटर्न द न्यूट्रिएंट दैट आर इन द लिविंग टू द सॉइल। डीकम्पोजर, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तरीके से वो आप लोगों के जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो वापस किस में रहते हैं, मिट्टी के द्वारा वो सब जीवित हो जाते हैं। उनके ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एट दी एंड उनके न्यूट्रिएंट्स में चले जाते हैं। एग्जाम्पल आपके बैक्टीरिया हो गए और आपके फंगी, ये आपके डीकम्पोजर के एग्जाम्पल होंगे। नेक्स्ट आपका इकोलॉजिकल पिरामिड होता है दोस्तों, पारिस्थितिक पिरामिड, जो कि आपके फूड चेन में काफ़ी हद तक होते हैं पॉइंट। तो चलिए इसे 1 बाय 1 करके समझ लेते हैं कि आखिरकार इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है। यहाँ पे आप लोग डेफिनेशन देखेंगे तो दोस्तों सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ कि पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है, तो आप लोग का इकोलॉजिक पिरामिड होता है एक तरीके का आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें आपके अलग अलग लेवल बनाए जाते हैं। जैसे कि आप लोग ये फिगर आउट देख सकते हैं, इसमें आप लोग के अलग अलग लेवल बताए गए हैं, राइट। तो सबसे पहले जो नीचे लेवल होता है आपका प्रोड्यूसर हो गया, और सबसे आपका आखिरी होता है वो सारी चीज़ें के करके धीरे धीरे कंज्यूमर, और लास्ट में आप लोगों का ऐड होता जाता है, यानी कि आपके ट्रॉपिक लेवल को दर्शाता है। अब इसमें आपके 3 तरीके के बताए गए, यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, द पिरामिडिकल रिप्रेजेंट ऑफ ट्रॉपिक लेवल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इकोलॉजिकल पोजिशन, राइट। तो ये आपके फर्स्ट कंज्यूमर से लेकर फाइनल कंज्यूमर तक के क्या करते हैं, जितने भी आप लोगों के ट्रॉपिक लेवल होते हैं उसको दर्शाता है आपका इकोलॉजिकल पिरामिड। इसके टाइप्स में अगर देखेंगे तो 3 तरीके के आपके पिरामिड होते हैं। फर्स्ट होता है आपका पिरामिड ऑफ नंबर,
दूसरा होता है पिरामिड ऑफ बायोमास और तीसरा होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो इसमें आप लोग का जो फर्स्ट आता है पिरामिड ऑफ नंबर। तो दोस्तों पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है कि एक तरीके का वो पिरामिड होता है जिसके नंबर पे बेसिस पे, यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल जो होता है वो दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक जाने के लिए नंबर कितने इंक्रीज हो रहे हैं या फिर कितने डिक्रीज हो रहे हैं, ये आपका पिरामिड ऑफ नंबर में बताया जाता है। ठीक है, तो अगर दूसरे शब्दों में आप लोगों को मैं बता दूं तो प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल में जीवों की संख्या को दर्शाता है। जैसे अगर मैं आपको बता दूं कि जो आपके यहाँ घास के मैदान है, राइट, यहाँ पे आप लोग देखेंगे घास के मैदान में घास की संख्या और घास को खाने वाले कितने शाकाहारी जंतु हैं उसमें कितने आपके कंपैरिजन थोड़े कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, या जितने हमारे शाकाहारी जंतु की संख्या है या फिर मांसाहारी से कितनी ज़्यादा है, कम है, तो वो आपके किस में आते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर में। जैसे आपके शाकाहारी हो गए या फिर आपके प्राइमरी कंज्यूमर, ये सब क्या होते हैं, आपके ज़्यादा होते हैं। तो ये आपकी पिरामिड जो होती है वो आपकी पिरामिड सीधी भी हो सकती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और आपका यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप लोग का प्राइमरी कंज्यूमर माना जाएगा तो ये ऊपर का लेवल आपका प्राइमरी कंज्यूमर, और उल्टे वाले पिरामिड में आपका यहाँ से प्राइमरी कंज्यूमर माना जाता है। दूसरा आता है आपका पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास में प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल का जो भी आपके ग्राम या यूनिट में क्षेत्रफल या फिर उनके द्वारा व्यक्त किया जाता है तो वो आपका किसमें, बायोमास में आता है। उसके बाद थर्ड आता है आपका एनर्जी, यानी कि आप लोग की ऊर्जा से रिलेटेड। तो इसमें आप लोगों को दोस्तों जितना भी पूर्ण रूप से नेचर पर ये सब निर्भर होते हैं, ठीक है, और उस पर जैसे कि आप लोगों के जंगल हो गया या फिर कोई भी घास का मैदान, झील, नदियाँ या फिर मरुस्थल बोल सकते हैं आप लोग, इनमें से हमें क्या मिलता है, भोजन, चारा या फिर औषधियाँ जिससे दवाई बनाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आप लोगों की इकोसिस्टम में, राइट। तो जो आप लोगों का क्या होता है, ये आपका आ जाएगा पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब आप लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंस भी देख सकते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड का। आप लोगों का लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे शॉर्ट में पूछा गया था। तो पिरामिड में आप लोग सबसे इजी होता है इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि उन्हें आसानी से समझा भी जा सकता है। इट गिव ओवरऑल पिक्चर ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट। जैसे कि आगे एक तरीके से आप लोगों ने पीछे देखा कि एक तरीके से वो क्या होता है कि पूरे पिक्चर के द्वारा यहाँ पे शो किया गया है कि कैसे एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाया जाता है। अब यहाँ पे लिमिटेशन आप लोगों को बता दी गई, क्या क्या सीमाएं होती हैं। तो लिमिटेशन आप लोगों को बोला गया है, इट अज्यूम अ सिंपल फूड चेन समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, यानी कि आप लोगों का एक सिंपल सा फूड चेन यहाँ पे दिखाया गया है कि जो भी आपके नेचर में लगभग जितनी भी चीज़ें जो होती हैं वो मौजूद नहीं हो सकती। दूसरा है यहाँ इसकी एक लिमिटेशन बताई गई है। दूसरा है इट डज नॉट कंसीडर अ फूड वेब। याद रखिएगा कि इकोलॉजिकल पिरामिड में आपके फूड चेन को दर्शाया गया है, फूड वेब को यहाँ पे शो नहीं किया जाता। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सम स्पीसीज बिलोंगिंग टू टू और मोर ट्रॉपिक लेवल, यानी कि दो या दो से अधिक जो भी आपके ट्रॉपिक लेवल होते हैं उसकी प्रजातियों पर ध्यान नहीं रखता कि अगर एक ही कोई सेम चीज़ होती है या कोई भी सेम चीज़ का आप पे डिपेंड करता है तो वो आपके शो नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप क्या होता है इकोलॉजिकल पिरामिड। आई होप अपने अच्छे से समझ गए होंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड में सब में क्या होता है, आप लोगों का सीधा भी और उल्टा भी है, वो टाइम के अकॉर्डिंग इसमें डिपेंड करता है। नेक्स्ट आप लोग देख लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि आप लोगों के पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार बताए गए हैं। ये भी आप लोगों के यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में आप लोगों को सिंगल देखने को मिलेंगे दोस्तों, वो आता है आपका फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एक्वेटिक एंड डेजर्ट। तो ये सारों चीज़ें आप लोग की पेपर में पूछी जाती हैं। और आर्टिफिशियल हो गया आप लोगों का दूसरा, जो कि मैंने आपको लास्ट में भी बताया, आप बहुत सारे पॉइंट भी इसमें लिख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम यानी कि क्या होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक तरीके का वो इकोसिस्टम है जो नेचुरल वुडलैंड की एक प्रक्रिया मानी जाती है, जिसमें सारे पौधे, आपके जानवर, बायोटिक यानी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं इसमें शामिल होते हैं। और ये वो क्षेत्र में वातावरण के सभी भौतिक रूप से मृत कारकों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके फॉरेस्ट इकोसिस्टम में होता है, यानी कि हाई रेनफॉल हो गया, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड फ्लोरा इंक्लूड होता है, हाईली डाइवर्स पॉपुलेशन हो गया आप लोगों का, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया क्षेत्र के वातावरण, ये सारी चीज़ें किसमें, आप लोगों के फॉरेस्ट इकोसिस्टम में इंक्लूड होता है। और आप लोगों के वातावरण में यानी इकोसिस्टम में आप लोगों को क्या करता है, ये स्टेबिलिटी बना के रखता है, स्थिरता बना के रखता है। यहाँ पे फीचर बताए गए हैं, फीचर आप लोगों के पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला है इट मेंटेन क्लाइमेट एंड रेनफॉल, यानी कि हमारे जलवायु को क्या करके मेंटेन बना के रखता है, हमारे जितने भी विल्ड एनिमल होते हैं उसका आश्रय यानी कि शेल्टर के लिए देता है। सॉइल इन रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, और हो गया लास्ट आप लोगों का लैक ऑफ सनलाइट
into the forest, so the conversion of the organic matter into nutrients is very fast। और जंगल में आप लोगों की जो भी सूरज की रोशनी का जो भी आपको यहाँ पे अभाव बताया गया है, जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करी गई हैं, वो सब किस में आ जाती हैं, आपकी कार्बनिक पदार्थों के साथ क्या होती हैं, उसका बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट बहुत तेज़ी से बढ़ता रहता है। ऐसे ही ग्रासलैंड इकोसिस्टम आप लोगों के एग्जाम में आता है, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें लिमिटेशन आप लोगों को बताई गई है कि एनुअल रेनफॉल बहुत ही कम होते हैं, यहाँ पे सीमित होती है उसकी, और आपके यहाँ पे सॉइल की न्यूट्रिएंट्स की कमी बहुत ज़्यादा होती है। ड्राई क्लाइमेट यानी कि पूरे वर्ष भर में आप लोगों का ड्राई क्लाइमेट, सूखा आप लोगों को जलवायु देखने को मिलेगा। पुअर वेजिटेशन होता है, ग्रोथ डोमिनेटेड बाय ग्रासेस, यानी कि घास के द्वारा जितनी भी आपकी वेजिटेशन है वो उसकी धीरे धीरे वृद्धि कम हो जाती है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में आप लोगों को मैंने बताया था, एक्वेटिक इकोसिस्टम में आप लोगों के फॉरेस्ट रिसोर्सेज में दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे देख लेते हैं कि जो फॉरेस्ट वर्ड है वो आखिरकार आपका कहाँ से आया है। तो फॉरेस्ट यानी कि जो आपका वन है वो आपका एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है, फॉरेस्ट, और इसका मतलब क्या होता है आपका आउटसाइड, यानी कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बाहर। फॉरेस्ट क्या होता है, आप लोगों का वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल रिसोर्सेज हमारी पृथ्वी में माना गया है। फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन एंड द नेचुरल वर्ल्ड, यानी कि जो आपका फॉरेस्ट है वो आपके मनुष्य और आपके प्राकृतिक दुनिया के लिए आपका क्या बोला गया है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बोला गया है। फॉरेस्ट से हमें हम लोगों का फ्यूल प्रोवाइड हो जाता है, वुड यानी कि लकड़ियाँ हमारे बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो जाती हैं, टिम्बर हो गया आप लोगों का, और फॉरेस्ट के कुछ प्रोडक्ट यानी कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की किसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो आप लोगों का यहाँ पे यूजेज ऑफ फॉरेस्ट आ जाता है कि क्या क्या तरीके का वन का उपयोग हो जाता है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि अगर हमें यहाँ पे क्या हो जाता है, टिम्बर मिल जाती है, यानी कि हम लोग को यहाँ पे लकड़ियाँ प्रोवाइड हो जाती हैं जिससे कि हम लोग अपना घर बना सकते हैं, बिल्डिंग ब्रिजेस हो जाते हैं या रेलवे कैरीज होते हैं। ये सारी चीज़ें फर्नीचर के लिए हम लोगों को जितनी भी वुड चीज़ें लकड़ियाँ प्रोवाइड होती हैं वो हमें जंगल से प्रोवाइड हो जाती है। सबसे बेनिफिट यानी कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं फॉरेस्ट का यूज़ है ये। दूसरा, हमें वहाँ पे हनी प्रोवाइड हो जाता है। हनी आप लोगों के खाने के लिए और आपकी मेडिसिन में काफ़ी हद तक यूज़ में आ जाता है। और हमें वहाँ पे रबर मिल जाती है, क्यों, किस चीज़ के लिए, रबर की इंडस्ट्री, यानी कि रबर की इंडस्ट्री को वहाँ से रबर प्रोवाइड हो सकती है। उसके बाद हमें कुछ एडिबल फ्रूट हो जाते हैं, यानी कि कुछ खाने वाले, जैसे आपको पता है काफ़ी हद तक जितने भी फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, तो ये सब चीज़ें हमें आराम से वहाँ पे मिल जाते हैं। और वहाँ पे आपने देखो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, दे प्रोवाइड ग्रासेस फॉर द ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, यानी कि वह जानवरों को चरने के लिए, उनको खाना खाने के लिए आप लोगों को क्या मिल जाता है, उन्हें घास प्रोवाइड हो जाती है। वहाँ पे हमें कुछ फाइबर्स मिल जाते हैं और हमें वहाँ पे बी वैक्स मिल जाता है, यानी कि मधुमक्खी के लिए हम लोग का मोम प्रदान हो जाता है, जो कि वो सारी मोमबत्तियाँ या फिर मेडिसिन या फिर शू मेकिंग बनाने में ये सारी चीज़ें हमें काम आती हैं। अब आ जाता है आप लोगों का आखिरकार डिफॉरेस्टेशन आखिरकार क्या होता है। तो सबसे सिंपल शब्दों में अगर आप डेफिनेशन से पहले देखेंगे दोस्तों, द कटिंग डाउन और बर्निंग ऑफ ट्री इन एन एरिया विदाउट रिप्लेसिंग द ट्री इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं सिंपल शब्दों में अगर आप डिफॉरेस्टेशन देखेंगे तो दोस्तों जो आपका डिफॉरेस्टेशन होता है तो एक आप लोगों का व्यापक अर्थ वाला शब्द होता है, यानी कि आप लोगों का वन उन्मूलन, जिसके अंदर आप लोगों की पेड़ों की कटाई, जिसमें बार बार की जाने वाली कोई भी आपकी काट छाट हो गई या फिर पेड़ों का गिरना, जंगल में जितने भी आपके कूड़े करकट की सफाई की जाती है, मवेशियों का जो चराना होता है, जंगल में नए पौधों के साथ छेड़छाड़ करना, ये सारी चीज़ें आपकी डिफॉरेस्टेशन में क्या होती है, शामिल होती है। अब अगर इसकी सिंपल वे में आप लोगों को डेफिनेशन में आपको बता दूं दोस्तों, तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, वृक्षों के आवरण के नष्ट होने में आपको संदर्भ करता है, यानी एक ऐसी भूमि जिसे जंगल के स्थान पर आप लोग खेती कर हो जाती है, चारागाह कराया जाता है, रेगिस्तान और मनुष्य के रहने के लिए परिवर्तित कर दिया गया हो, वो आपका डिफॉरेस्टेशन होता है। आप लोग अगर यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन, तो डेफिनेशन है डिफॉरेस्टेशन इज द फुल और लार्ज स्केल रिमूवल ऑफ अ फॉरेस्ट एन एरिया ऑफ ट्रीज इन ऑर्डर टू क्लियर लैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। तो सिंपल शब्दों में आप लोगों को बता दिया गया है कि जो आपका वनों की कटाई जो होती है, वनों की कटाई जो की जाती है वो किसके, आपके ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए की जाती है। वहाँ पे आप लोगों के जो भी ट्रीज होते हैं उसको काट दिया जाता है। फॉरेस्ट में आप लोगों के वहाँ पे हर पेड़ पौधों को काट कर उसमें अलग अलग तरीके की चीज़ों को परिवर्तित किया जाता है। कॉजेज आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या आप लोगों के यहाँ पे कारण आते हैं। तो पहला कारण है ट्री आर कट डाउन फॉर फायरवर्क्स, ट्री आर कट डाउन फॉर द एग्रीकल्चर के लिए आप लोगों के लिए है, यानी कि आप लोगों के
खेती कराने के लिए भी आप लोगों को पेड़ों को काटे जाते हैं, ये एक कारण है। उसके बाद आप लोगों को पेड़ों को काट कर वहाँ पर आपकी नई नई बिल्डिंग्स और हाउसेस को खड़ा करने के लिए और आपके अर्बन एरिया को वहाँ पे सेटल करने के लिए। और लास्ट आपका आता है कैटल ग्रेजिंग, यानी कि आप लोगों को जितने भी मवेशियाँ जो होते हैं वो चारा कराने के लिए लेकर आते हैं, तो वो सबके लिए एक कारण हो जाता है, जो आपके किस में आता है, डिफॉरेस्टेशन के यहाँ पे कॉजेज में इंक्लूड हो जाता है। जनसंख्या के कारण अगर आप लोग बोलेंगे, जैसे कि आप लोग अगर देखें तो यहाँ पे अलग अलग आपके कारण रिस्पॉन्सिबल माने गए हैं डिफॉरेस्टेशन में। पहला है फीलिंग ऑफ ट्री, सॉरी यहाँ पे फॉलिंग आएगा, फॉलिंग ऑफ ट्रीज टू मीट द एवर इंक्रीज डिमांड ऑफ द सिटी, यानी कि जो आपके पेड़ों को क्यों गिराया जाता है दोस्तों, तो वहाँ पे डिमांड होती है कि जितने ज़्यादा शहरों के लोग बढ़ते जाएंगे उनकी मांगे भी बढ़ती जाएंगी, तो रहने के लिए जगह भी होती है। ग्रेजिंग बाय द लोकल कैटल, गोट, शिप एक्सेट्रा, वहाँ पे जितने भी गोट्स होते हैं या फिर बकरी हो गई, आप लोगों की शिप होती है, उन सबको चारा कराने के लिए भी एक जगह चाहिए। द इंक्रीजिंग इन शिफ्टिंग जूम कल्टीवेशन इन नॉर्थ ईस्ट एंड ओडिशा ऑल्सो लेड लार्ज फॉरेस्ट ट्रैक बेस, यानी आपको जो बताया गया है इसमें शिफ्टिंग जूम कल्टीवेशन में कह सकते हैं। तो जूम कल्टीवेशन में दोस्तों जो पहाड़ी क्षेत्रों में वनों को क्षय और विनाश होने का एक मुख्य कारण भी माना गया है, क्योंकि इसमें जो कृषि होती है इनकी ऐसी प्रथा में पहाड़ों पर वनों को क्या करा जाता है, जलाकर उस भूमि पर यानी उस लैंड पर क्या की जाती है, खेती की जाती है। द मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन हैव बीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फील्ड रोड, यहाँ पे बताया गया है कि जो वनों की कटाई का मेन कारण आपका किसका है, जो पहाड़ी सड़कों का जो वहाँ पे निर्माण किया जा रहा है, तो ये भी आप लोग का एक कारण बताया गया है। अब आ जाता है आप लोगों के इफेक्ट बताए गए हैं कि क्या क्या आखिरकार प्रभाव कैसे पड़ता है, क्या क्या आप लोग के यहाँ पे प्रभाव बताए गए हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यानी कि आपकी जैव विविधता के कारण भी आप लोगों का कारण बताया गया है, क्योंकि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो हमारे जीवन में प्रत्येक रूप से क्या करती है, उनको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, इफेक्ट करती है डिफॉरेस्टेशन पे। द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन लोकल पीपल एंड देयर लिवलीहुड, यानी कि उनके रहने के उनके लाइफस्टाइल पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है। डिफॉरेस्टेशन फॉर फूड में लीड टू फूड इनसिक्योरिटी इन द फ्यूचर, एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं जो डिफॉरेस्टेशन होने का सबसे बड़ा प्रभाव ये डाल देगा कि आगे जाके जो भी आप लोग के फूड से यानी कि आपके खाने से लेके क्या हो सकती है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, उनकी कमी आ सकती है। सॉइल इरोजन सबसे मेन कारण आपका माना गया है डिफॉरेस्टेशन का। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को बताया गया है डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट एंड कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज, यानी कि पेड़ों से अगर आप लोग देखेंगे कि ऐसे उनमें जलवायु का परिवर्तन होता है, जैसे कुछ आपके पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां गिर जाती हैं या फिर ऐसा कुछ कूड़ा कचरा जो आपस में गिर जाता है, तो उससे क्या होती है कि वो आपस में सब धीरे धीरे वो सब चीज़ें सड़ने लग जाती है और वो क्या करती हैं, आपस में मिट्टी को उनको पोषक मिलता है। तो वन में जलवायु का एक तरीके से बहुत ज़्यादा गहरा इफेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जंगल में क्या होता है, इन्वायरमेंट में आपके जंगल के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का सोख लेता है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो होता है यानी अनुपात होता है वो वातावरण में क्या कर सकते हैं, उचित मात्रा में रखा जाता है। तो ये भी आपका एक प्रभाव आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया गया है कि किस तरीके से आप लोग डिफॉरेस्टेशन को रोका जा सकता है, क्या क्या उपाय बताए गए हैं। पहला है गवर्नमेंट का रेगुलेशन, आप लोग बोल दीजिए। बैनिंग क्लियर कटिंग ऑफ फॉरेस्ट आपको बताया गया है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट रेगुलेशन में आप लोग ये बोल सकते हैं सिंपल शब्दों में कि आप लोगों की वनों की कटाई का सबसे अच्छा उपाय है कि इसे कंट्रोल करने के लिए नियम और कानून का एक तरीके की सीरीज लागू करें, जिससे कि पेड़ों की कटाई पे अंकुश लगाया जा सके। दूसरा है बैनिंग क्लियर कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि आपको पेड़ पौधों को काटने के लिए जंगल में कोई भी पेड़ पौधों को ना काटा जाए, उसके लिए बैन कर दिया जाए। रिफॉरेस्टेशन और अफोरेस्टेशन के लिए बोला है। उसके बाद आपका रिड्यूस कंजप्शन ऑफ पेपर, यानी कि पेपर की जितने भी खपत है, चाहे वो आपके किस चीज़ में कंजप्शन आता है, प्रिंटिंग पेपर हो गया, नोटबुक हो गई या फिर ये सारी चीज़ें जो शामिल होती हैं, कोशिश करें कि इसको वापस से क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। जितने भी वेस्ट ऑफ पेपर हो सकते हैं और पेपर के जितने प्रोडक्ट होते हैं उसे रिसाइकिल कराया जा सके। रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज़, आप लोगों ने 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट सुनी होंगी, तो वो सारी चीज़ें आपकी इसी में आ जाती हैं। एजुकेट अदर, एजुकेट अदर में आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोग कोशिश ये बात चीज़ें कर सकते हैं दोस्तों कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग लोगों को क्या कर सकते हैं, जागरूकता कर सकते हैं, लोगों को उस तरीके से नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कैसे ये चीज़ें सॉल्व होती हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का आता है परचेज ऑफ सस्टेनेबल फॉरेस्ट फ्रेंडली कंपनीज। जैसे कि अगर कंपनीज के बारे में आप लोगों को बता दूं तो दोस्तों आप लोग ये भी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि वनों को कटाई की कम करने के लिए आप लोग कुछ ऐसी कमिटेड कंपनियों से खरीदारी करने का कोशिश कर सकते हैं।
जिसमें क्या हो, आप वो सब डिफॉरेस्टेशन से मुक्त हो। जैसे कुछ कंपनी आप लोग बोल सकते हैं, कोई इंटरनेशनल कंपनी हो गई आप लोगों की, डिज्नी या लॉरियल, ऐसी कोई जो कंपनी होती है, हर्ष, तो ये सारी चीज़ें कंपनी किस में आती हैं आप लोगों की, जिसमें वनों की कटाई से ये सारी चीज़ें मुक्त होती हैं। तो इस तरीके से सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है आपका वाटर रिसोर्सेज के बारे में। तो वाटर रिसोर्सेज हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज में आपके यानी कि जल का एक ऐसा सोर्सेज माना गया है जिसको अलग अलग चीज़ों से उसे यूज़ किया जा सकता है। यानी कि आप लोग के एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, हाउस होल्ड यानी कि घर के काम के लिए अलग तरीके से, यानी कि बाथिंग हो गया, या फिर आपके कपड़े धोने से लेके बर्तन यानी यूटेंसिल को वॉश करने से लेकर ये सारी चीज़ें आपके हाउस होल्ड में आ जाएगी। और आपके इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ यानी कि जितनी भी आपके पर्यावरण की गतिविधियाँ, ये सारी चीज़ें किसमें शामिल होती हैं, आपके वाटर रिसोर्सेज में। वाटर रिसोर्सेज के आपके यूज़ और ओवर एक्सप्लोटेशन में आगे एक्सप्लेन करूँगी। इसके पहले आप लोग सरफेस एंड ग्राउंड वाटर का देखेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन मैंने दे रखी है। तो सरफेस वाटर क्या बताया गया है कि सरफेस वाटर इज वाटर इन अ रिवर, लेक और फ्रेश वाटर, वेटलैंड। सरफेस वाटर एक नेचुरली रिप्लेनिश्ड बाय प्रेसिपिटेशन। यानी आपको बोला गया है कि जो आपका सरफेस वाटर होता है, इसमें आप लोगों के नॉर्मल कौन कौन से वाटर, जैसे कि आपके चाहे रिवर का हो गया या फिर झील हो गई या फिर ये सब चीज़ें, ये किस में आपको करती हैं, आप लोगों के वाटर वेटलैंड में सारी चीज़ें जल होती हैं। और ये सारी चीज़ें जो आपकी होती हैं सरफेस वाटर, वो किससे आपके एक तरीके से नेचुरली, मतलब प्राकृतिक रूप से इसमें वर्षा भर जाता है, वो सरफेस वाटर हो जाएगा। ग्राउंड वाटर में आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि ग्राउंड वाटर जो लोकेट करता है वो आपके सॉइल और रॉक्स के, यानी कि जितने भी आपके मिट्टी और चट्टानों के जो बीच में जो पोर होते हैं, आप लोग गैप बोल सकते हैं, छेद बोल सकते हैं थोड़ा सा, उनके स्थान में यानी कि उस जगह पर आपका ग्राउंड वाटर यानी पाया जाता है, भूजल। तो इट इज़ ऑल्सो वाटर दैट इज फ्लोइंग विद इन एक्वीफायर बिलो द वाटर टेबल। यानी वो पानी होता है जो आपके ट्रॉपिक लेवल बोल सकते हैं, जल के स्तर के नीचे क्या कर सकते हैं, उसके अंदर भरा रहता है। अब उसकी यूजेस और एक्सप्लॉयटेशन देख लेते हैं। यूजेस और एक्सप्लॉयटेशन में आप लोगों को बताया गया कि पानी का यूज़ आप लोग डोमेस्टिक यूज़ में बताए गए, यानी कि घरेलू जितने भी यूजेस मैंने आपको बता दिए, चाहे आप लोग उसे कपड़े धोने के लिए करते हैं, वॉशिंग, आप लोग क्लोथ्स हो गया, वॉशिंग यूटेंसिल हो गए, वॉशिंग कार हो गया, मतलब इन सब चीज़ों के लिए वाटर का यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रियल यूज़ में भी आपका आ जाता है। नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चर यूज़ के लिए हो जाता है, यानी कि कृषि उपयोग के लिए, खेती के लिए आप लोग कितना पानी का यूज़ किया जा सकता है, तो उन सब में यूज़ हो जाते हैं। फिशिंग हो गया, आपके सोर्सेज ऑफ फूड फॉर मैन, यानी कि मनुष्य के लिए जो एक तरीके